लगी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लगी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, असीम ईश्वर की अनुकंपा, क्योंकि आज हमारे 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी के दुआओं का, आप सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद, तमाम टीम के मेंबर को धन्यवाद, सभी सुधी श्रोता दर्शकों का धन्यवाद, और किरदारे जिंदगी के उन 200 किरदारों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में ना सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, बल्कि हमारा मान भी बढ़ाया। एक से बढ़कर एक धुरंधर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं। और आज 200 एपिसोड, कभी कभी सोचकर लगता है कि सपना है, लेकिन ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत आप सब ने मिलकर बनाया है। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं 200 एपिसोड के। किरदार जिंदगी में फिर हौसले की उड़ान के साथ एक और किरदार के साथ उपस्थित हुई हूँ। और हमने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए, और बहुत ढूंढने पर एक और बेहतरीन किरदार ले ही आए। देखिए, हमारा काम है ढूंढना, और जब हम ढूंढते हैं तो कहते ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो अच्छे किरदार क्यों नहीं मिलेंगे। और किरदार जिंदगी के सच में बहुत खुशी हो रही है। शोभा रानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, हमारे एक किरदार अभी आप मिलेंगे उनसे, और एक किरदार शोभा रानी जी रह चुकी हैं। शोभा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। वाकई बहुत खुशी का पल है ये। और कहते ना कि कई बार एक गाना है, आजकल पाँव जमीन पर नहीं रहते मेरे, तो मेरा भी कुछ इसी तरह है हाल। मैं उड़ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं एक बेहतरीन किरदार से आपको मिलवाने आई हूँ, और वो जो किरदार है, आपका नाम है वीना आडवाणी तन्वी। आपकी सबसे खास बात यह है कि आप सिंधी भाषा की ज्ञाता हैं और सिंधी में अनुवाद करती हैं, अनुवादक हैं आप। और सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी किरदार जिंदगी में आने का, जो क्योंकि हम जब लेकर आते हैं तो हम सिर्फ तलाशते नहीं, तराशते भी हैं। तो हमने ये देखा कि कोई ऐसा व्यक्तित्व भी हो सकता है जिसकी मातृभाषा बेशक सिंधी हो, लेकिन अगर वो सिंधी लिखना ना जानता हो, वो सिंधी सीखता हो। और इस उम्र में एक पड़ाव आने के बाद, इस कोविड काल की बात कर रही हूँ, अगर वो सिंधी सीख रही हैं, उस सिंधी को सीख कर वो अनुवाद कर रही हैं, ये एक जिजीविषा है, और इस जिजीविषा को हम प्रणाम करते हैं। तो आदरणीय वीना जी से अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात कराऊंगी। आप पत्रकार भी रह चुकी हैं, समाज सेविका हैं और साहित्यकार हैं, और आपने बीकॉम किया है भोपाल मध्य प्रदेश से, संत हिरदाराम नगर भोपाल से आपने किया है, और साथ में बहुत सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। आपकी विशेष उपलब्धियां ये हैं कि आपके बहुत सारे लेख, आलेख, लघु कथा, कहानियां अलग अलग जो अखबार हैं, पत्रिकाएं रही हैं, उन सब में छप चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। आप लेख, कविता, लघु कथा, आलेख, ये सारी चीजें आप लिखती हैं, और आपकी कविताएं भी बहुत मशहूर हैं। और सिंधी भाषा की अनुवादिका के रूप में आपकी एक पहचान है समाज में। तो ये आपका परिचय है। और कुछ उपलब्धियों का जिक्र अगर मैं करूं, तो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2021 का सम्मान प्राप्त है, सावित्रीबाई फूले सम्मान 2021 प्राप्त है, आनंद सम्मान 2022 प्राप्त है, लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम 3 बार दर्ज हो चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम 3 बार दर्ज हो चुका है, और भी बहुत सारा सम्मान आपके खाते में है। और हिंदी के प्रति भी जो आपका एक रुझान है,
और कुछ ग्रंथ हैं जिनके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे उन्हीं से पूछना है। तो परिचय बहुत बड़ा है और परिचय में अपना समय ना ज़ाया करते हुए सीधे वीणा जी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि परिचय तो मैं धीरे-धीरे देती रहूँगी। लेकिन आज हमारे लिए सच में बहुत खुशी की बात है कि हमारे 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और जितने भी सुधी श्रोता दर्शक हमारे रहे हैं, मैं उन सबको नमन करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपके कारण ही हम ये निर्बाध कर पाए, इतने समय तक लगातार कर पाए। तो मैं सभी का फिर से अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और बिना किसी विलंब के तन्वी जी से मुलाकात करते हैं। वीरा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और 200 एपिसोड की शुभकामनाएँ आपको भी, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम 200 एपिसोड आपके साथ मना सकें। तो पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया विभा जी। और सबसे पहले तो आपको 200 एपिसोड किरदार-ए-ज़िंदगी के पूरे होने पर मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। आप यूँ ही उन्नतियों पे अग्रसर हों और समाज से इसी तरह बेहतरीन साहित्यकारों को मिलाएँ। तो विशेष शुभकामनाएँ अग्रिम और आने वाले भविष्य के लिए समस्त। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सच में पैर जो हैं वो ज़मीन पे आज नहीं टिक रहे हैं और बहुत मेहनत है वीना जी, आप समझ सकती हैं एक जी, साहित्यकार होने के बिल्कुल। नाते, एक महिला होने के नाते चूँकि आपने भी बहुत कुछ अर्जित किया है अपने जीवन में, जी, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तब भी अगर आप अडिग रहते हैं, तो एक वीना जी होती हैं, एक विभा जी होती हैं। तो इस तरह से जो बिल्कुल। कारवां है वो चलता रहता है और हमारी पूरी टीम है, हमारी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सचिव हैं आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी, हमारे मुख्य सलाहकार हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं राजीव अग्रवाल जी, हमारी सहयोगी हैं नेहा शर्मा, संगीता चौहान जी, साबिर परवेज जी, साथ ही डॉक्टर अविनाश भारती, ज़ियाउर रहमान जाफरी जी, हमारे विजय वेदांत जी, समस्त लोग, बालेश्वर जी, सब ने बहुत सहयोग किया है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और मैं सच में धन्य हूँ ऐसी टीम पाकर और टीम के सहयोग से ही सब कुछ संभव हो पाया है। तो मैं सभी का बिल्कुल। अभिवादन करती हूँ और वीना जी चलिए कार्यक्रम साधना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन साधना जी और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आप सबके सहयोग से ही ये 200 एपिसोड हमारा आज पूरा हो रहा है। वीना जी, कार्यक्रम को हम जब भी शुरू करते हैं, आपके कुछ ग्रंथ के बारे में हम बात करेंगे। ऋग्वेद का भी जी, आपने अनुवाद किया है, ये सारी चीज़ें हम बाद जी, में करेंगे। कार्यक्रम को शुरू हम करते हैं आपके परिवार के बारे में जानकर, क्योंकि हम हर अ, कार्यक्रम को ऐसे ही शुरू करते हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और हमारे दर्शक दीर्घा में धीरे-धीरे लोग बढ़ रहे हैं, तो मैं सबका अभिवादन करती हूँ। जी, जी, जी वीना जैसा जी। कि आपने पहले ही बता दिया कि मेरा जन्म भोपाल में हुआ है और मेरे पापा भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। सिंधी साहित्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत सम्मान प्राप्त किए हैं। अनगिनत अचीवमेंट में मुझे जितने नहीं मिले उतने मेरे पापा को मिल चुके हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिता की मैं जो गुण चाहूँगी हैं आप वो अपने पिता मुझ का में नाम आए। हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जी, प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार श्री आसुदोमल लछवानी और इस बार उनको राष्ट्रीय सिंधी साहित्य अकेडमी से पुरस्कार भी मिला है। और नागपुर में ही पहली बार ये कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पे उनको सम्मान मिला है, मार्च में ही। तो पिताजी मेरे साहित्यकार हैं और जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो योगा साइंस और नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस की पूरे भारत देश की पहली डायरेक्टर है जो इस पद पर कोई महिला नियुक्त हुई है। अभी उन्होंने 17 जून को ही उन्होंने पद ग्रहण किया है। उसके बाद भाई जो है डायरेक्टर हैं, दुबई में ही जॉब करते हैं। छोटे भाई भी मैनेजर है, वो भी दुबई में है। तो ये मेरे मायके तरफ का हो गया और यहाँ पर हम मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आरजे है, रेडियो जॉकी है और छोटा बेटा भी 9वीं कक्षा में है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है, मुझे दोनों बेटों का मिलता है और मेरे हस्बैंड का बिज़नेस से। तो मुझे अपने काम से पूरी फुर्सत होके मैं उसके बाद क्या करती हूँ, तो वो फिर उसमें किसी का लुक आउट नहीं होता है, बल्कि सभी का मुझे सहयोग प्राप्त होता है। जी, जी, वीना जी, बहुत सही कहा आपने। देखिए, परिवार का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी विवाह विवाह होती है और वीणा वीणा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने और जी, सभी सुधी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और वीणा जी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, चूँकि आपने बीकॉम किया, उसके बाद कोविड काल में आपने सिंधी सीखी। चूँकि सिंधी की अच्छी पकड़ होने के कारण आप अनुवादक के रूप में आप प्रसिद्ध हुई हैं, सिंधी भाषा की। तो हम यहीं से जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं
कि आपके दिमाग में ये बात क्यों आई? नेहा शर्मा जुड़ गई है। नेहा, बहुत बहुत अभिनंदन, 200 एपिसोड की शुभकामनाएं। और मैं वीना जी एक बात बताना चाहती हूँ, नेहा शर्मा हमारी बहुत मजबूत कड़ी है हमारी टीम की। ये मेरा इसका सौभाग्य है नाम कि आप मैंने सभी से संकट मुझे जुड़ने का मौका मिला। इसका इसका नाम मैंने संकट मोचन रखा है। जब हर जगह से निराशा होती है तब नेहा खड़ी हो जाती है। तो नेहा, बहुत बहुत जी, अभिवादन। तो सिंधी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वीना जी। तो सिंधी आ, क्यों लगा आपको कि आपको सिंधी सीखनी चाहिए और अनुवाद करना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तो बात ये होती है कि अपने अपनी भाषा का एक प्रेम होता है इंसान को, है ना? जी। और अपनी भाषा के लिए कुछ करना, ये एक जज्बा होता है। तो आप में ऐसी जी। क्या चीजें, मतलब क्या डेवलप हो गया था उन दिनों कि आपको लगा कि नहीं, मुझे सिंधी सीखनी भी चाहिए, लिखनी और अनुवादक के रूप में प्रतिस्थापित अपने आप को कर पाए? जी। जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि हम मैं विश्व सिंधी सेवा संगम जो संस्था है, विश्व स्तरीय सिंधी संस्था है, मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ इस समय में। तो लॉकडाउन के समय में हमें ये टास्क दिया गया था, जब हम संस्था के मेंबर थे, कार्यकारिणी में थे, तो हमें टास्क दिया गया था कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, सिंधी के लिए कुछ करें। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस हमने बच्चों के लिए लगवाई थी। काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया से उसमें जुड़े थे। तो जो हमारे जो गुरुजी थे, दात्रे साहब जी हमारे गुरुजी थे, तो उनको कैसा था कि वो हिंदी नहीं जानते थे इतनी अच्छी तरह। तो वो सिंधी में पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाएँ। तो मैं ये मान लीजिए कि एक पंथ दो काज, उन बच्चों को सिखाते-सिखाते मतलब बच्चे जो सीख रहे थे, तो हम भी उस मेरे मन में भी एक जोश आया कि मुझे भी मेरी जो मातृभाषा वो आनी चाहिए, मुझे लिखना आना चाहिए। दूसरा कारण ये हो गया कि लॉकडाउन के अंतराल पे हमारे इधर के बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। जब मैं उनके घर गई तो उनकी सीढ़ियों पे मैंने ढेर सारी किताबें देखी थी और उन किताबों के ज़रिए उन्होंने बताया कि वीना जी, कोई नहीं पढ़ता और कोई खरीद भी नहीं रहा है, मेरे पैसे इसमें चले गए, इससे अच्छा मैं अपनी पत्नी का इलाज कराता। तो मन में ये आया कि मुझे कुछ अलग हट के करना है और अपनी अगर मातृभाषा उस समय मैंने सीखी थी, तो उसी को लेकर मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ अलग हट कर करूँ। जी। जी, बिल्कुल। देखिए, हर हमेशा ना जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ अलग हमें करना है। और देखिए, अलग करने के चक्कर में हमने किरदार ज़िंदगी कर लिया, अलग करने के चक्कर में हमने बिल्कुल। परिचर्चा कर ली। और मैं बताना चाहती हूँ कि परिचर्चा के निर्बाध 233 एपिसोड हो चुके हैं हमारे। जी। तो ये अलग करने का ही नतीजा है कि हम कुछ अलग ही कर रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रवीण कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संजय गुप्ता जी हमारे साथ, गुप्त जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। और आप सब हमारे साथ यूँ ही बने रहें और 200 एपिसोड की जो खुशी मेरे चेहरे पे आपको दिख रही है, वो खुशी 1 घंटे तक आप ज़रूर देखें। वीना जी, जी। जैसे कि आपने कहा कि अपनी भाषा, देखिए, अपनी मातृभाषा को संजोना, उसे निखारना, उसे संभालना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उस जी। जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा रही हैं। चूंकि आप कहानियां भी लिखती हैं, लघु कथा भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, मतलब हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ आप कर रही हैं। तो जी। इन सब के प्रति रुझान क्या बचपन, चूंकि पापा साहित्यकार थे, तो वो तो बचपन से ही गढ़ी गई होगी चीजें आपके दिमाग में, आपके दिल में। वहां का घर का माहौल ऐसा होगा, किताबों का, साहित्य का। तो शायद बचपन से ही ये चीजें होंगी आपके अंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर तो दूर-दूर तक इस राह पर चलने का कोई मेरे मन में आया भी नहीं था विचार। ज़िंदगी में कुछ पल बोलते हैं ना ऐसे आते हैं, जो हमें अगर मैं कहूँ तो खुलकर डिप्रेशन में डाल देते हैं और उस डिप्रेशन में आकर मैंने कलम उठाई, अपने हर एक दर्द को, डिप्रेशन को मैंने लिखना शुरू किया और वो लिखते-लिखते कब मैं आज इस मुकाम तक आ गई हूँ कि आपके समक्ष में बैठी हूँ। जी। तो अगर हम ये जानना चाहें, आपकी पहली कविता कौन सी थी, आपको याद है? वीना जी, वीना जी से शायद हमारा थोड़ी देर के लिए संपर्क टूट गया है। वीना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप दोबारा से जुड़ें। और सच में
200 एपिसोड बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं और बहुत खुशी है। सभी को बहुत-बहुत बधाई और आप सबकी बधाइयाँ हम सिर माथे पर रख रहे हैं क्योंकि आप सभी के सहयोग के कारण ही ये संभव हो सका है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का और वीना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप दोबारा से हमारे साथ जुड़ सकती हैं। वीना जी का संपर्क हमसे टूट गया है और वीना जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी। सच में बहुत अच्छा लग रहा है और देखिए वीना जी शायद दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। विभा जी के चेहरे पर निखार आ गया है, सुंदर लग रही हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी और वीना जी हमारे साथ जुड़ गई। जी, वीना जी आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? सुन पा रही हैं मुझे? जी। मैं पूछ रही सुन थी पा रही हूँ मैम, एक्चुअली आपको फोन याद है? कोई बात नहीं, वो होता है। पहली कविता याद है आपको हमारे मैम दर्शकों मैंने को? जो विभा जी मैंने जो लिखना शुरू किया था वो छोटी छोटी शायरियों से लिखना शुरू किया था। बहुत सारी शायरियां थी, अनगिनत शायरियां मैंने लिखी थी और शायरियों से शुरुआत करते करते मैं बहुत ही रफ लिखती थी, यानी मुझे लाइनें जमाना नहीं आता था मैं, क्योंकि उसमें जो रियलिटी लाइफ की वो उसमें झलकती थी। और धीरे-धीरे फिर मुझे साहित्य जगत इतने अच्छे-अच्छे किरदार मुझे मिलने लगे जो मेरे गुरु बन के मेरे लिए सामने आए और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। कइयों ने मुझे पंक्तियों में लिखना सिखाया कि नहीं वीना जी ऐसे नहीं, ऐसे सेट करिए। आपने एक लाइन में लिख दिया तो उसको 2 में डिवाइड कर दिए और ये धीरे-धीरे जो सफर बढ़ा गया, तो ये कविताओं से लेख आर्टिकल यहाँ तक पहुँच गया मैम पूरा। जी। जी, क्या आपको आपकी कविता याद है? हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? जी, मेरी बहुत सारी अभी जो मेरी जो सबसे पसंदीदा गज़ल है वो मैं सुनाना चाहूँगी। ये मैं कुछ ही अंतरे सुनाऊँगी उसके, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगी। तो जो मेरी सबसे पसंदीदा है वो मैं सुनाना चाहूँगी, मेरी तमन्नाओं के कातिल हो तुम, यानी इसको शीर्षक है कातिल हो तुम। मेरी तमन्नाओं के कातिल हो तुम, मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो, मुझे दर्द देने वाले शातिर तुम हो। कितनी बार टूटी मैं तेरे सितम से, बिखरे टुकड़ों से मेरे वाकिफ तुम हो, बिखरे टुकड़ों से मेरे वाकिफ तुम हो, मेरी तमन्नाओं की कातिल तुम हो। एक मंच है जहां पर मैं अक्सर कविताएं या गजल अपनी भेजती थी, तो वहां पर एक जने ने मेरे से पूछा था कि आखिर आप कौन हैं, हम आपको रूबरू देखना चाहते हैं। तो उसी पर ही ये 2 लाइनें हैं। दर्द मेरा पढ़ने वाले कहते हैं अक्सर, दर्द मेरा पढ़ने वाले कहते ये अक्सर, गहरा दर्द लिखने वाली जाहिर दर्द लिखने वाली जाहिर से तुम हो, मेरी तमन्नाओं के कातिल तुम हो। खामोशी में रह कर सितम सहते सहते, खामोशी में रह कर सितम सहते सहते,
पहचान बनाई, वीणा वो तुम हो जिसने पहचान बनाई, वीणा वो तुम हो मेरी तमन्ना के कातिल तुम हो मेरी तमन्नाओं के कातिल तुम हो। बहुत बहुत बढ़िया वीना जी। और हमारे साथ उषा जी मैम। मिश्रा जी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ वंशिका मोटवानी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। वीना जी को आप सुन रहे हैं। वीना जी, कुछ ग्रंथों की बात अगर हम करें, आपने वेद, राष्ट्रीय वेद ऋग्वेद का अनुवाद आपने देवनागरी से सिंधी भाषा में किया है। ये 2025 की बात है। जी मैम। तो ये कैसे आपको सूझा कि आपको अपनी इसका सिंधी मैंने भाषा मैम में आपको ऋग्वेद का करना है अनुवाद? मैम जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक साहित्यकार के घर गई थी, तो उनकी जो किताबें मैंने देखी, और मैं खुद की शराफत बता रही हूँ कि मुझे अगर साहित्यकार लोग बहुत सारी किताबें भेंट करते हैं तो मैं एक आध पढ़ती हूँ, और मैं खुद भी नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि घर का देखना है, अपने खुद के साहित्य के लिए वक्त निकालना है, तो मैं खुद भी नहीं पढ़ती हूँ। और मुझे पहले तो मैंने वर्क करवाया था, अपनी वर्ड फाइल बनवा रही थी खुद की कविताओं की, लेकिन फिर मुझे मन में ये आया कि किताबें कोई नहीं पढ़ता है, बहुत गिने चुने लोग पढ़ते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अलग हटकर किया जाए। और यही जो मेरी सोच थी, यही सोच ले मैं अपने दिमाग में एक हफ्ते तक अपने दिमाग के साथ कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। रात को मैंने अपने इष्टों से मैंने निवेदन किया कि मुझे रास्ता सुझाइए, मैं क्या करूं। तो तब मेरे मन में रात को एक अलौकिक स्वप्न आया, वो भी बहुत अलौकिक स्वप्न था, और वहीं से मेरे मन में आया कि मुझे श्री साईं चरित्र का मुझे सबसे पहले अनुवाद करना है। तो मैंने बाबा श्री साईं चरित्र का सिंधी भाषा में अनुवाद किया। ये श्री साईं चरित्र शायद आप देख पा रहे होंगे। इसे मुझे अनुवाद करने में 7 से 8 महीने लगे थे। इसका कारण मैं ये बताती हूँ क्योंकि मैंने जो ट्रांसलेट किया है, इसमें मैंने जो ट्रांसलेशन ऐप है उनकी मदद ली है, क्योंकि मैंने जिनसे सिंधी सीखी थी मैंने उनसे कहा था कि मेरे करेक्शन करते जाइए, यहाँ जो गलती हो। तो उन्होंने 5-6 दिन करेक्शन किया और बाद में वो खीरने चिढ़ गए कि मैं आखिर कितना करूंगा। तो फिर मेरे पापा, वो मेरे एक गुरु है, और दूसरा मेरा ट्रांसलेशन ऐप गुरु है, तो मैंने उनकी मदद ली। ट्रांसलेशन ऐप से मुझे जो शब्द मुझे खुद को लगता था कि कोई भी पढ़ेगा तो मैंने उसको लिख कर फिर ब्रैकेट में जो कठिन शब्द है उनको मैं हिंदी में ब्रैकेट में मैम जैसे ही। और मेरा कैसा है, एक कार्य भी खत्म हुआ नहीं कि जैसे अब वर्ड फाइल बनती रहेगी, प्रकाशन होता रहेगा, वो अपनी जगह, मैं तुरंत दूसरा कार्य उठा लेती हूँ। इसके बाद मैंने ये श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ है, ये भी मैंने सिंधी भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो ये भी मेरा हिंदी से सिंधी भाषा में मैंने आपने आपने और ये मेरा सामवेद 2024 और तक ऋग्वेद कंप्लीट हो दोनों का अनुवाद किया है वीना जी? सामवेद का भी जी किया है मैम। आपने? इसके बाद मैम मैंने, हाँ जी। मैम, ये मेरा ऋग्वेद है मैम, ये मेरा ऋग्वेद है। ये मेरा ऋग्वेद जो है इसके 3 भाग बने। अगर दुनिया की एक ही किताब तो इसकी प्रकाशक नहीं बना पा रहे थे, इसके 3 भाग, और ये इतनी मोटी किताब है, इसके 3 बने। एक किताब बन जाए तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे मोटी किताब कहलाती है, आज वेद कहलाता सबसे मोटा। वीना ये जी, मेरा, वीना जिसमें जी, 10,552 श्लोक है। वीना जी जी, आप मुझे सुन पा रही? मैं थोड़ी सी ना नेटवर्क की दिक्कत आ जी रही है। मैम। आप दोबारा से जुड़ने की कोशिश कीजिए, दोबारा से। बिल्कुल मैम, मैं नेटवर्क की सुन पा रही दिक्कत हूँ। आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं समझ में आ रही मुझे। जी, दोबारा से कनेक्ट करिए अपने आप को। और वीना जी थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे। देखिए, अपनी भाषा में ऋग्वेद, सामवेद, इन सब महान ग्रंथों का, जो हमारी भारत की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उनका अनुवाद करना, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे अनुवादक ऐसे होते हैं जो हल्की फुल्की चीजें लेते हैं। इन्होंने उन ग्रंथों का अनुवाद इसलिए किया क्योंकि सिंधी भाषा के लोग
उन ग्रंथों को समझ सकें। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा पुरातन धर्म है और धर्म के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का सार समझ पाएँ, तो ये किसी भी लेखिका के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे साथ जुड़ गई हैं शायद। बीना जी? ठीक से जुड़ नहीं पा रही हैं और नेटवर्क की दिक्कत है। अब मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ ना कि नेटवर्क जो होता है वो दानव होता है और जो दानव प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा यज्ञ को भंग करने के लिए बैठे रहते हैं। 200 एपिसोड का यज्ञ आज हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दानव हमें तंग कर रहा है। बीना जी आप कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, दोबारा से कोशिश करें। तो ये जो दानव है या नेटवर्क रूपी दानव जो आजकल के समय का है और कलयुगी दानव इसको कहते हैं और ये हमारे यज्ञ को भंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे कि बीना जी से मुलाकात हो। बीना जी को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हैं और बहुत कुछ वो कर रही हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा कुनबा उनके पास है जहाँ पर 200 साहित्यकार उनके साथ जुड़े हुए हैं और पढ़ने की रुचि भी पैदा होती है जब आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बीना जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो दोबारा से हमारे साथ जुड़े। बीना जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी और बीना जी सुन पा रही हैं मुझे? बीना जी हमारे साथ। नमस्कार आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे हास्य के कवि हैं और हमारे साथ शिवपुरी से जुड़े हुए हैं और 200 एपिसोड की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। बीना जी से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और निसंदेह वो जुड़ेंगी हमारे साथ। जी बीना जी हमारे साथ आ गई हैं। जी मैम। जी जी बीना जी। जी, जी कोई बात नहीं, ये नेटवर्क ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रही थी आपसे, अभी मैंने दर्शकों को, आप जब नहीं थी तो आपके बारे में मैं बता रही थी कि अपनी सनातन, अपने धर्म और अपने धर्म के ग्रंथ को अपने दूसरे जो आपकी अपनी मातृभाषा है वहां तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक अलौकिक कार्य है, बहुत सुंदर कार्य है। आपका माइक बंद है मैम, जी। इको हो रहा है, आपका साउंड बहुत ज्यादा इको हो रहा है। आप अपना माइक बंद कर लीजिए, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। बीना जी आप इतना कुछ कर रही हैं, अनुवाद कर रही हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं और कौन कौन से ग्रंथों का अनुवाद आप करना चाहती हैं? क्योंकि आपने कहा कि एक काम मैं खत्म करती हूँ तो दूसरे काम में मैं लग जाती हूँ, तो ये जो एक चेन वर्क आपका चल रहा है, तो आगे की क्या योजनाएं हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैम, अभी मैंने ये 22 जून को ही मैंने अपने जन्मदिन के दिन ये सामवेद का मैंने विमोचन किया है। अभी इसकी ये सामवेद है, अभी 22 जून को ही मैंने विमोचन किया है, इसका मंदिर में जाके पूजा पाठ करवा के। और अभी मैम, अभी फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं है आगे का कि क्या करना है। अगर मेरे इष्टों की कृपा रही तो जरूर आगे कुछ ना कुछ नया काम जरूर करूंगी मैम। तो बीना जी आपको भगवान के प्रति बहुत आस्था है, बार बार आपने इष्ट का जिक्र किया है, इष्ट को याद किया है आपने। तो एक एक बिल्कुल। आस्था होती है हर व्यक्ति के अंदर, लगता है कि भगवान चाहते हैं जहां पहुंचाना वहां पहुंचा ही देते हैं। बीना जी बिल्कुल। महिला होने के नाते जो आप इतना कुछ कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, घर देख रही हैं, उसके बाद लेखनी को संभाल रही हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? मैम, ये नहीं, श्रेय तो मैं अपने बच्चों को ही दूंगी, क्योंकि ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे बच्चों का ही रहता है। वो लोग मुझे, अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। मुझे सोशल मीडिया इतना अच्छा नहीं आता तो वो मुझे हैंडल भी करके देते हैं। तो मैं ज्यादा श्रेय बच्चों को ही दूंगी अपना। और दूसरी बात, मैं अपने घर में काम वाली बाई मैंने सिर्फ बर्तन की रखी है, मैं दूसरी बाइयां नहीं रखती हूँ।
ताकि मैं खुद ही अपने आप टाइम पर अपने काम कंप्लीट कर लूँ और अब ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मैं साहित्य को दे सकूँ। तो ये भी मेरी जैसे कभी अर्ज इमरजेंसी आ गई, किसी बाइक की ज़रूरत है काम की, तो मैंने रख रखी है, नहीं तो मेरी यही सोच है कि अपना जितना टाइम बचता है उतना साहित्य को दीजिए। बहुत सही कहा आपने। देखिए समय निकालना होता है, हर गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल है समय निकालना, लेकिन फिर भी आप जी मैम, निकाल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जब ऋग्वेद लिखा था तो मेरे दिन भर के 5 से 6 घंटे ऋग्वेद को मैं देती थी। कभी-कभी तो 7 घंटे भी हो जाते थे ऋग्वेद को देने में मुझे। 7 घंटे आप लगातार काम कर रही हैं, फिर आपको घर भी सँभालना है, बच्चे को देखना है। बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए मैनेज करना, और दूसरी बात ये है कि अ, एक संतुष्टि का भाव है आपके चेहरे पे और आपको लगता है कि हाँ, चलो कुछ अच्छा किया। तो जब जी। जब परिवार और समाज और जो आपके रिश्तेदार हैं, जब उनकी तरफ से आपको शाबाशी मिलती है तो कैसा लगता है? मैम खुशी बहुत होती है और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने श्री साईं सच्चरित्र लिखा था, तो उसमें दान का बहुत महत्व दिया है। मैंने सबसे दान लिया और दान में ही मैंने उसको प्रकाशन कराया और मैंने दान ही किए जितने ग्रंथ थे। और उसके बाद ऋग्वेद में यानी क्या है कि ऋग्वेद में दान का हिस्सा नहीं दिया गया है। सामवेद में दान वालों के लिए स्पेशल दुआओं की बात की गई है बार-बार। तो मैंने अभी जब सामवेद के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों से, अपनों से, मेरे परिचितों से जब मैंने उनको बताया कि मुझे इस काम के लिए दान चाहिए, तो सबने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और सबने बहुत योगदान किया। और आज इसके प्रकाशन के लिए भी किताब गए हुए हैं, अभी प्रकाशित होके मिले नहीं है। फिलहाल मैंने मुझे 22 जून को करना था और विमोचन, तो इसलिए मैंने एक मार्केट से फिलहाल बनवाया था। आपकी रिश्तेदार, आपकी नंद शायद जुड़ी हुई हैं, वंशिका मोटवानी, उन्होंने लिखा है बी प्राउड ऑफ यू जी। भाभी। तो समझ में आता है कि परिवार का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। अ, बीना जी, कई बार क्या होता है जैसे कि आपके पिताजी साहित्यकार थे, तो किसी न किसी रूप में आपके अंदर वो साहित्य आया। क्या आपके दोनों बच्चों के अंदर वो साहित्य है या वो अलग फ़ील्ड में हैं आपके बच्चे? नहीं मेरे हाँ, मेरा बड़ा बेटा जो है आरजे है, तो उसे जैसे अपनी स्क्रिप्ट खुद ही रेडी करनी पड़ती है, तो साहित्य क्या है, अपनी स्क्रिप्ट खुद तैयार करिए और आप समाज के सामने परोसिए। तो आरती में भी यही है कि अपनी स्क्रिप्ट तैयार करिए और परोसिए। तो वो बहुत अच्छा अपने थॉट के हिसाब से बना लेता है। पहले तो उसने एक दो रैप भी लिखी है, खुद पे, खुद के लिए लिखे, खुद के लिए ही किए आरजे बनने से पहले। तो छोटा सा एक बोल सकते हैं गुण, ज्यादा नहीं लेकिन छोटा बहुत गुण है, लेकिन उनका फील्ड वो नहीं है। आरजे का अलग फील्ड है, मेरा अलग फील्ड है। अ अ, बीना जी, कई बार क्या होता है जब हम महिला होते हैं, हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। समाज भी देखना पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है, रिश्तेदारी, हर चीज़ देखनी होती है। तो ऐसे समय में एक महिला होने के नाते आपके कार्य कार्य में क्या चुनौतियाँ आई हैं? हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँगी आप? नहीं, मैं मुझे चुनौतियाँ तो कुछ भी नहीं आई है, क्योंकि मुझे सपोर्ट का मुझे समय मिला। अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम वाली बाई घर के अंदर के काम के लिए नहीं रखती हूँ। तो मुझे जो समय मिला ना, उस समय में मेरे समस्त, अगर मेरे रिश्तेदार हो, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले, सभी ने मुझे मदद की है। किसी ने मुझे रोका-टोका नहीं है। बस ये है कि एक महिला के, अब गृहिणी के लिए खास करके मैं बोलना चाहूँगी, अगर गृहिणी घर का कार्य पूरा अपने टाइम टू टाइम कर ले, सबको सुविधाएँ पहुँचा दे, उसके बाद कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बाद 6-7 घंटे दे दिए। जैसे मेरा छोटा बेटा स्कूल चला जाता था, वो सुबह 8 बजे तक चला जाता है, तो उसके बाद मैं 12 बजे तक अपने काम से पूरी फ्री हो जाती थी और उसके बाद मैं 4 बजे तक अपना पूरा काम करती थी। मतलब अपना साहित्य के लिए समय देती थी और उसके बाद वो शाम को ट्यूशन जाता था, फिर 2-3 घंटे फिर मुझे मिल जाते थे। तो समस्त ज़िम्मेदारी निभाकर अपने रिश्तेदार या सब प्रकार के समाज के प्रति, उसके बाद अब अगर कुछ अपने लिए कुछ करते हैं, तो फिर किसी को कुछ बोलने का मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो हक भी नहीं है। जी, आपने आपने 3 अलग-अलग लेखकों के पुस्तकों का अनुवाद भी सिंधी में किया है। उसके बारे में जी। हमारे दर्शकों को बताएँ। जी, सबसे पहले जो मेरे पास आई थी कि मुझे इसके लिए सम्मानित मुझे दिल्ली में किया गया था।
कबीर जी का आधुनिक युग में योगदान, जो कबीर जी हमारे संत थे, उनका आधुनिक युग में योगदान कैसा रहा। तो ये अखिलेश श्रीवास्तव करके जी है, उन्होंने खुद ये पुस्तक लिखी थी और उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि उन्हें ये किताब 25 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवानी थी। तो मुझे इसका सिंधी भाषा में अनुवाद मिला था और जिसके लिए फिर जितने लोगों ने किया था अनुवाद, उन सबको दिल्ली में बुलाया गया और कबीर कोहिनूर सम्मान से हमें सम्मानित किया गया था। जी तो जब आपने अनुवाद किया तो क्या कोई मुश्किल आई या सब कुछ आसानी से हो गया? सरलता से हो गया मैम। मैंने आपको ये बताया ना, मैंने गुरु की मदद, ऐप ट्रांसलेशन ऐप को भी मैंने गुरु बनाया, तो वहां से मुझे काफी सरलता पड़ गई सब अनुवाद करने में। पापा तो थे ही थे सहयोग करने के लिए और ट्रांसलेशन ऐप की भी मैंने बहुत मदद। मैं तो बोलना, अगर मैं रेशो, अगर आप बोले रेशो दो, तो 50-50 दूंगी मैं। पिताजी को कैसा महसूस होता है आपकी उपलब्धियों को देखकर? आप मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं पढ़ाई में बहुत भोंदू थी। पास हो जाती थी ना, पापा को एक ही बात बोलती थी, पापा पास तो हो गई ना। तो मेरे पापा बोलते थे, बड़ी बहन जैसे डॉक्टर है, भाई डायरेक्टर है, छोटा भाई मैनेजर है, तो पापा मेरे को हमेशा बोलते थे कि वीना एक तू पीछे रह गई, बाकी सब आगे बढ़ गए, बेटा तू भी कुछ कर लेती। और आज से 3 साल पहले की पापा बोलते थे कि मतलब जितने अचीवमेंट इन लोगों ने नहीं लिए, उससे कहीं ज्यादा तो तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। तो ये एक काफी मेरे को बताते हुए खुशी भी हो रही कि पापा आज बोलते कि मेरे चारों बच्चे काबिल निकले। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं ना कि माता-पिता जो चाहते हैं बच्चों को कि बच्चे उस किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें और तब आप जब उनकी पसंदीदा क्षेत्र यानी कि साहित्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं, तो वो एक अलौकिक खुशी होगी पिता के चेहरे पर और आज वो ज़रूर हमारा ये कार्यक्रम देखेंगे या आने वाले समय में जब ये कार्यक्रम शेयर होगा, तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने 200 एपिसोड की शुभकामनाएँ दी और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम आपका और हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे और अच्छे अच्छे किरदारों से मुलाकात करवाऊंगी। बीना जी, भविष्य की क्या योजनाएं रखी हैं आपने? अ, विभा जी, भविष्य की ऐसी कोई योजना मैंने सोची नहीं। जो चल रहा है मेरा धार्मिक क्षेत्र के प्रति, जो मेरा रुझान है, मैं कार्य कर रही हूँ। जब अगर कुछ होना होगा, बस एक दिल की अभिलाषा जो मेरी थी, मैंने यहाँ पर हमारे जो नेता थे हमारे यहाँ के, उनको जाके मैंने एक प्रति उनको उपहार स्वरूप भेंट की थी ऋग्वेद की, क्योंकि उन्होंने किसी लाइब्रेरी में रखने के लिए उस समय बोल दिया था। बस एक भविष्य की अभिलाषा ये है कि क्योंकि मैं विश्व की पहली सिंधी लेखिका हूँ जिसने ऋग्वेद सामवेद सिंधी भाषा में ट्रांसलेट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि काश मेरा एक बार नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो और मैं बस एक उनको एक प्रति में उपहार स्वरूप दूँ। और ये एक ख्वाब है, बाकी मैंने भविष्य में कुछ भी ऐसा सोचा नहीं है। बस चल रही है, जैसे गाड़ी वैसी ही चल रही है, निरंतर लिख रही हूँ बस अपनी खुशी के लिए। जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो और सभी जी शुक्रिया। श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। आप चूँकि आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने जिनकी भाषा सिंधी होने के बावजूद जिनको लिखना नहीं आता था, आपने लिखना भी सीखा, आपने अनुवाद भी किया, तो कहीं न कहीं आप प्रेरणा की स्रोत हैं। उन महिलाओं के लिए जो महिलाएँ सोचती तो हैं कि कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो हमारे मंच के माध्यम से आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, या तो उन्हें समय नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, या परिवार का सहयोग नहीं मिलता, या थोड़ी ढुलमुल सी होती हैं, जो ठीक है कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो वैसी अगर एक संदेश की बात हम करें तो क्या संदेश होगा आपका? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने लिए वक्त जरूर निकालें। अपनी इच्छाओं को, जो आपके मन में अभिलाषा पल रही है, उसमें आप जरूर निकालें। ये तो चलिए, मेरे साथ कुछ ऐसे आप बीती हुई कुछ हालात ऐसे बीते कि मैंने कलम थाम ली, लेकिन उस कलम को भी मैंने हथियार बना के अपने ही जख्मों पे मैंने विजय प्राप्त की है। आज अगर मेरी पहचान अपने नाम से है, तो ये मेरी जीत है कि मैंने खुद के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो आप परिवार को साथ लेते हुए, परिवार के साथ चलते हुए, उनकी प्रति समस्त जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर आप कोई कार्य करती हैं, तो आप बिल्कुल बेशक कर सकती हैं।
मैं जो घर के बाहर मैं बहुत कम निकलती हूँ। तो मैं जो समाज सेवा का काम भी करती हूँ ना, तो मेरा ऑनलाइन चलता है। मैं ऑनलाइन ही पूरा वर्क करती हूँ, तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाइए, आपसे नहीं हो रहा है, घर पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है। तो अपनी खुशियों को बिल्कुल ज़िंदा रखिए और अपनी खुशी के लिए जिए और साथ में परिवार को साथ लेते हुए चलें। बस यही मैं संदेश देना चाहूँगी। बहुत सुंदर बात आपने कही, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठा। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, और भाई साहब आपको 200 एपिसोड की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और नेहा तुम्हें भी शुभकामनाएँ। बार-बार सबकी शुभकामनाएँ आ रही हैं, और आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। वीना जी, एक बात और, अ, जो आपने कहा कि लगे रहो, करते रहो, और जब आप अपने घर का सारा काम निपटा लेती हैं तब आपको कोई कुछ कहता नहीं है। ये एक बारीकी है महिला के जीवन की, और ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं तो आपको एक एक स्वतंत्रता मिलती है कि आप अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जी सकें। तो ये जी, आने वाली जो ये एपिसोड जो लोगों तक बात पहुँचेगी, तो कहीं न कहीं मन में एक, हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि भई चलो हमें भी कुछ करना चाहिए, और कहीं न कहीं इच्छा जो दबी हुई रहती है वो निकलने का अब समय आ गया है। क्योंकि जिस कोविड की बात आप कर रही हैं, जहाँ पर कोविड से आपने सिंधी सीखा और बाकी इतनी चीज़ें 5 साल, 6 साल में आपने इतनी चीज़ें कर ली, तो कोविड एक ऐसा माहौल था जहाँ पर बहुत सारी कृतियाँ आई हैं। बहुत सारे अच्छे शायर आए हैं, बहुत सारी कवित्रियाँ आई हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये एक महामारी का जो दौर था, मुझे लगता है ये विनाश का नहीं, आविष्कार का दौर था, मेरे हिसाब से। साहित्य बिल्कुल। की नज़रों से अगर आप देखें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर हम देखा जाए तो सकारात्मक दृष्टिकोण अगर हम रखें, नकारात्मक बहुत कुछ हुआ, जो गए उनके पूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन अगर मैं देखूँ तो सकारात्मक भी बहुत रहा है, जहाँ परिवार में उस समय पर घटता परिवार में जो डर था, रिश्तों में दरारों में जो डर था, वो निरंतर बढ़ रहा था। कोविड एक ऐसा समय आया कि उस समय परिवार एक हो गए, घर के अंदर सभी को बाँध दिया गया। मैंने एक कविता भी तब लिखी थी, मुझे अभी याद नहीं है अच्छी तरह, कि नरेंद्र मोदी जी इससे अच्छा हुआ कि सब कैद हो गए, ताकि परिवार का जो गिरता प्रतिशत दर था, वो फिर से जुड़ने लगा। तो इस तरह करके मैंने कविता भी लिखी थी, काफ़ी दूरियाँ आ गई थी फैमिली में सबके बीच में। तो उस समय लगभग अखबारों में पढ़ते ही थे कि इसका ये हुआ, वो हुआ, या परिचितों में कोई। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए कम से कम सकारात्मक रहा। मेरी जो पहचान जो बनी वो कोविड में ही बनी मेरी। बिल्कुल सही कहा वीना जी, हमारे लिए भी सकारात्मक रहा, क्योंकि किरदार ज़िंदगी और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम हम लेकर आ पाए, इस कोविड काल की देन है, और कोरोना से साहित्यिक विकास काफ़ी हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में वीना जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है आपके पास? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हौसले बुलंद हैं और अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक कार्य पूर्ण होता है, तो मैं दूसरे में तुरंत लग जाती हूँ। पुस्तकें आराम से बनती रहेंगी, होता रहेगा कार्य। आप तुरंत लग जाइए, 2-3 दिन का रेस्ट करके। तो यदि ये निरंतर अगर अपन कार्य करते रहें ना, तो कभी थकावट महसूस नहीं होगी। और यदि हम यही बैठ जाएँ पाँव पसार के कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, थोड़े दिन कल कर लेंगे, तो कल पर काम मत टालिए। आप करते जाइए, आपकी सतत पहचान खुद निरंतर इतनी अच्छी बनती जाएगी कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जी, वीना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। निरंतर पहचान बनाने के लिए निरंतरता बनी रहनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए। वीना जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और 200 एपिसोड में आप आई हैं, आपका सच में दिल से अभिनंदन है, और तमाम सुधी श्रोता, विशेषकर जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका विशेष आभार, और आप सभी के सहयोग के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे, और ऐसे किरदार जो लगातार हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहें। वीना आडवाणी, तन्वी जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह आप अपनी ऊर्जा बनाए रखें, इसी तरह आप और लिखें और लिखें और लिखें। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि यूँ ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार-बार तिनका-तिनका उठाना होता है।
तो तिनका तिनका उठाते हुए हम फिर आएंगे और इस निर्बाध कार्यक्रम को और लेकर जाएंगे 200 से 400, 400 से 800। आप सभी का यदि सहयोग रहा तो निसंदेह हम 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और शारदा आर कनोरिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन शारदा जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीना जी पुनः अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार शुक्रिया, बहुत नए शुक्रिया किताब के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।